मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ इतवार का दिन है, 14 मई है। दुनिया में आज मदर्स डे के नाम से दिन मनाया जाता है, जो माँओं के नाम किया गया है। हमारे कल्चर में तो माँ की हर रोज़ ही उसका दिन मनाया जाता है, उसको हर रोज़ रिस्पेक्ट दी जाती है, उसकी लुक आफ्टर की जाती है। लेकिन मगरबी माशरे में ख़ास दिन रखा हुआ है, उस दिन माँ को तोहफ़े दिए जाते हैं, और माँ के साथ मिलकर सेलिब्रेशन की जाती है, माँ को इज़्ज़त दी जाती है। और अब ये मशरिक़ी माशरे में भी ये चीज़ें चली गई हैं। तो बहरहाल ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। माँ को तो हर वक़्त याद करना चाहिए और हम करते भी हैं। और अगर माशरे ने आजकल के ख़ास दिन रखा है तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और माँ की हैसियत जो है रिश्तों में वो सबसे आला है, और जिसने हमें जन्म दिया। 9 माह हमें अपने पेट में रखकर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और अल्लाह ताला ने माँ के थ्रू हमें इस दुनिया में आने की तौफ़ीक बख्शी। और अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ का वो रुतबा है कि अगर आप उसकी खिदमत करेंगे, उसकी लुक आफ्टर करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। उसके पैरों के नीचे आप देखें कि कितना बड़ी बात है कि उसके जो पैर हैं, जो उसके कदम हैं, उसके नीचे जन्नत है। तो अगर आपने जन्नत कमानी है तो माँ की आप खिदमत करें। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माँ हयात हैं, ज़िंदा हैं, और वो उनके पास हैं और उनकी खिदमत करने का उनको मौका है। ये आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ आपको एक अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया हुआ है कि आपकी माँ आपके पास है, और आप उसकी लुक आफ्टर करें जितनी भी हो सके, क्योंकि हर पल माँ की खिदमत करना इबादत है और अल्लाह ताला उसका अजर देगा। हमारा ये फ़ेथ है, हमारा ये ईमान है, और इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों की माँ नहीं है, उनको ये एहसास होता है कि माँ जब चली गई तो उन्होंने कितना बड़ा ज़िंदगी में उनकी एक चीज़ मिस हो गई, और ज़िंदगी अधूरी-सी नज़र आती है। मुझे इसका ज़ाती तौर पे तजुर्बा है। मेरी माँ का 1992 में इंतकाल हुआ है एक हादसे में, और ज़्यादा उम्र नहीं थी, 49 के करीब उम्र थी। और हर माँ को अपनी माँ से प्यार होता है, और वो समझता है कि उसकी माँ ही सबसे दुनिया की अज़ीम औरत है। ये एक फ़ितरत है, जो ठीक है। लेकिन इसी तरह से मुझे भी होता है। ज़्यादा फ़ील इसलिए होता है कि जब मैं अपने घर में बहन-भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, और हमारे कल्चर में जो बड़ा होता है वो ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम गुज़ारा होता है माँ-बाप के साथ। तो मेरा भी ऐसा यही था कि मेरे माँ से रिश्ता दोस्ती वाला भी था। मैं सारी बातें करता था उनसे बैठकर। बाहर जो कुछ भी होता था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता था वो, और फिर एक बड़ा अच्छा टाइम गुज़रता था। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया यहाँ 89 में, और 92 में वहाँ हादसा हुआ। मैं नहीं जा सका और उनका इंतकाल हो गया। और वो जो एक खिला है वो आज भी मुझे महसूस होता है, और शायद वो मेरी ज़िंदगी के साथ रहे। वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आज तक 92 में इंतकाल हुआ, मुझे अपनी माँ की मौत जो है वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। और क्योंकि एक मिसिंग है फैक्टर, क्योंकि अगर आपके बुज़ुर्ग या आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपके दोस्त अहबाब, उनका इंतकाल हो, आप उनकी फ़ुनरल में जाएँ, तदफ़ीन करें, तो आपको थोड़ा-सा सब्र आता है फ़िज़िकली। आपको पता है कि सबने जाना है, हमने भी जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, तो एक सब्र हो जाता है। लेकिन अगर आप वो टाइम ना देख सके जबकि आपकी माँ को या बाप को या किसी को भी, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को दफ़न दफ़न किया जाए, कब्र में उतारा जाए, लहद में उतारा जाए, और आप ना हो, तो वो एक खिला रहता है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि मेरे जो ज़हन की जो टफ़नेस है, जो मेंटालिटी, जो ज़हन का जो मेरे मेंटल टफ़नेस है और करेज है, वो इसी वजह से है कि मेरे ज़हन में मेरी माँ की हमेशा याद रहती है। और जब भी मैं अकेला होता हूँ या अपने आप को अकेला समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ तो मेरे करीब है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ीलिंग हो। और कभी-कभी हम माँ के होते हुए भी ये नहीं समझ पाते कि माँ हमसे कितने करीब है, और ये एक तोहफ़ा है
आज और कल हम सब चले जाएँगे, हमारे माँ-बाप भी चले जाएँगे, वो जो चले गए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो हैं जिनकी माँ, उनको चाहिए कि वो अपनी माँ की खिदमत करें। ये बहैसियत मुसलमान और सारे मज़ाहिब में माँ को एक रुतबा दिया गया है। उनसे आप बहस ना करें, उनसे कलाम ना करें। माँ ज़ाहिर है कि आपकी एक दूसरी एक इससे पहले की जनरेशन की में पैदा हुई हुई एक इंसान है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको को बुरी लगेंगी या आप ये सोचेंगे कि ये माँ क्या कह रही है मेरे बारे में, और बाज़ दफ़ा माँ से तू तड़ाक भी कर लेते हैं लोग, ज़बानी भी चला लेते हैं गुस्से में। तो अगर ऐसा हो भी जाए, हम सब इंसान हैं, तो बेहतर यही है कि माँ से माफ़ी माँगी जाए। जैसे ही ठंडा हो मामला, उनकी माफ़ी माँगी जाए, उनके पैर दबाए जाएँ, उनकी खिदमत की जाए। माँ को ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। माँ अपने आखिरी वक़्त तक, बुज़ुर्गी में भी अपने बच्चों की खिदमत करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन ये आपके बेनिफिट में है कि आप माँ की खिदमत करें। माँ तो कभी भी नहीं कहेगी आपसे कि उसको क्या चीज़ चाहिए। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, खिदमत करेंगे, तो उसके बदले में अल्लाह ताला जो रिवॉर्ड देगा, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी, माँ की खिदमत से बड़ी कोई इबादत है, और अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड इससे ज़्यादा कुछ दे सकता है। तो मेरी यही कुछ पैगाम है। मैंने आज मैसेज भी लगाया, और इसलिए कि दुनिया में सब मना रहे हैं तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन हमें अपने माँ को हर वक़्त याद रखना चाहिए। बाप की भी एक अहमियत है, और जब बाप का दिन आएगा तो मैं उस पे भी बात करूँगा। तो बहुत-बहुत आप लोगों को मुबारक हो। अगर आपकी माँ खुशकिस्मती है, आपकी हयात हैं, तो उनकी खिदमत करें। और ये तोहफ़े वग़ैरह ले आने तो देखें, एक मग़रबी कल्चर है, ठीक है, आप दे दें, लेकिन यकीन करें क्योंकि हम भी तो माँ-बाप हैं ना, मैं भी बाप हूँ, मेरी वाइफ़ भी माँ है, तो हमें पता है कि जब हमारे बच्चे हमारे लिए तोहफ़े लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज मदर डे है, आज फादर डे है और हमारे बच्चे गिफ्ट लाएँगे। हर एक के जो भी माँ-बाप हैं, वो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते। खाली हाथ भी आके माँ से 2 बोल बोल दें आप, तो माँ को बहुत सुकून मिलता है। इसका ख़्याल रखें। और उम्मीद है कि आज का दिन आपका आपकी माँ के साथ गुज़रेगा, और जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में, और अगर उसकी आप कब्र तक जा सकते हैं, तो जाके फ़ाता करें। अगर नहीं जा सकते, आप दूसरे इस मुल्क में, दूसरे मुल्क में हैं, तो उसके लिए बैठ के दुआ करें। दिल में दुआ करें, और अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ताला ने जो आपको फ़हम फ़रासत दी है, उसमें सबसे बड़ा किरदार आपकी माँ का है। कहते हैं लोग कि अगर किसी की मैनर्स देखने हों, एटिकेट देखने हों, किरदार देखना हो, तो अंदाज़ा करो कि तो देखो, और अच्छा लगे अगर उसका किरदार, तो आप समझ लो कि उसके माँ-बाप उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरबियत दी है। मुझे याद है मुझे कैंसर हुआ, 2018 में डायग्नोज़ हुआ, और फिर 2000 अभी अ, पिछले 6 महीने तक मेरा इलाज चलता रहा। उसके दौरान भी मैं इस काबिल था कि बात कर सकूँ। तो मुझे एक वाक़या याद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। मैं हॉस्पिटल में था, तो वहाँ एक मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस वाक़ये को। नर्स ने मुझे ब्लड टेस्ट वग़ैरह के लिए लिया होगा, ब्लड 2 दफ़ा आई, मुझे देखा, उसके बाद मेरा दूसरे मैं चला ही गया था, छुट्टी हो गई थी। फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मैं हॉस्पिटल गया, तो वही नर्स जो पहले मुझे तकरीबन साल बाद, क्योंकि मैं साढ़े 3 साल रहा हूँ, इलाज मेरा हुआ है। तो 1 साल बाद तकरीबन वही नर्स आई दोबारा ब्लड लेने, तो उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे हेलो हाय की। तो जैसे आम तौर पे यहाँ का कल्चर है, तो मैंने कहा हेलो हाय। तो उसने कहा कि आपने, मैं उर्दू में बताता हूँ आपको, कि मुझे पहचाना, तो मैं उसकी शक्ल देखने लगा, उसने मास्क लगाया हुआ था, उसने मास्क उतारा। तो मैंने कहा सॉरी, मुझे याद नहीं है। तो कहती है हाँ, मैं 2 दफ़ा तुम्हारा ब्लड टेस्ट करने आई थी, और हमने गपशप भी की थी, आप तुम अगर आपको याद हो। और आई आई वाज़ अमेज़्ड, बहुत हमने चीज़ों पे बातचीत की थी। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल की होगी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि मैं समझा पता नहीं किसी अपनी बात पे रो रही होगी, तो मैंने पूछा कि क्या वजह है? आर यू ऑलराइट? और मेरी वाइफ़ मेरे साथ थी बैठी हुई, वो भी देख रही थी सुरैया भी। तो उसने कहा कि दिस इज़ एक्चुअली आई एम क्राइंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, एंड देयर इज़ अ स्टोरी टू टेल यू।
तो मैंने कहा ओके, लेकिन उसने कहा उससे पहले मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे जो माँ-बाप हैं या थे, वो बहुत ही अज़ीम लोग होंगे। ये इंग्लिश में उसने कहा, ग्रेट पीपल हू ग्रोन अप लाइक दिस बिकॉज़ आई टॉक टू यू। तो एक तो ये है, क्योंकि हमारे उसने कहा कि हमारे कल्चर में अगर कोई शख्स बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है मैनर्स के साथ, तो हम ये सोचते हैं कि इसके माँ-बाप बहुत आला दर्जे के इंसान होंगे जिन्होंने ऐसी तरबियत की है। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। फिर उसने कहा कि मैं जब दूसरी दफ़ा देखने आई और मैंने गपशप की, फिर मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैं बात कर रही हूँ आपसे और आप तकलीफ़ में और ये वो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया और फिर हम बड़े रिलीजियस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके लिए आप चर्च में जाके जब दुआ करना, ही मस्ट बी अ नाइस पर्सन। तो मैंने दुआ की, फिर मैं वापस आई तो आप उस वार्ड में नहीं थे, तो मैं घबरा गई क्या हुआ? तो पता चला उनको एज़ आउटडोर पेशेंट छुट्टी दे दी है और वो एवरी वीक आके अपनी कीमोथेरेपी कराता है। बहरहाल, तो ये छोटा-सा वाक़या मैंने आपसे शेयर किया मैं इसलिए कि ये चीज़ें इंसान को इसलिए भी होती हैं उसके टेस्ट में कि वो दूसरों को बताए कि देखें, ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है और ये आपको आपकी माँ के बदले में मिली है क्योंकि उसने आपको परवरिश की है, उसने आपको दूध पिलाया है, उसने आपको 9 महीने रखा है और उसी की वजह से आप उसी के वसीले से आप अल्लाह ताला ने आपको इस खूबसूरत ज़िंदगी दुनिया में भेजा है। बात को आगे बढ़ाते हैं और अब मौज़ू पर आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान को बड़ी जिद्दोजहद के बाद और इमरान खान ने जो 3 रोज़, 4 रोज़ और जो जिस तरह गुज़ारे हैं, उससे ये साबित हो गया, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान एक ऐसा पाकिस्तानी कौम का लीडर बनकर सामने आया है, जो मेंटली बहुत टफ़ है, उसका ईमान बहुत पक्का है, अल्लाह पे बहुत यकीन रखने वाला प्रैक्टिकली आदमी हम सभी रखते हैं, लेकिन उसने प्रैक्टिकली शो किया और एक माफिया से उसने जंग की और अल्लाह ताला ने उसको जिस तकलीफ से गुजारा उसने बर्दाश्त किया। सब कुछ आपके सामने पता है और मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में ये बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी एंकर्स बता रहे हैं और आपने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देखा करें ताकि हमें शॉर्ट शॉर्ट करके बताया ब जो तज्ज़िया है, जो कंक्लूजन है वो मैं बात करूँ बजाय इसके कि मैं वो रिपोर्टिंग करना शुरू कर दूँ आपके सामने जो हुआ है। बहरहाल जो कुछ बातें जो मैंने नोट की वो ये हैं कि ये जो सारा सिनेरियो हुआ, जो सीन हुआ इमरान खान के साथ और जिस तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि जी जो भी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई अ, अ, वो कानूनी तौर पे उनको बंद किया गया और 8 दिन का उनको रिमांड देके नैब के हवाले कर दिया गया और पुलिस लाइन में उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। अल्लाह का करम देखें आप ख़वातीन व हज़रात और ख़ास तौर पे वो जो अभी भी बुग़्ज़ माफ़िया में बुग़्ज़ में इमरान खान को अभी भी बुरा-भला कहते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत बदनसीब हैं ये लोग। यकीन कीजिए बहुत बदनसीब हैं और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ और ना मैं अंधा फॉलोअर हूँ ना होना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात नज़र आती है जो मुल्क और कौम के मफ़ाद में और जो करता है, तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये करता हूँ। इमरान खान कि मैं पार्टी में कभी नहीं रहा लेकिन इमरान खान उनमें से है जिनसे मेरी मुलाकात हुई कई दफ़ा। जब वो क्रिकेटर था जब भी और जब वो डोनेशन कर रहा था, शुरू किया था उसने शौकत खानम के लिए उस वक़्त भी मैंने व्लॉग में बताया हुआ है। लेकिन अब जो हालात हमने देखे हैं और जो हुए हैं, वो एक बड़ा ताकतवर इंसान, एक कौम का लीडर बन के सामने आया है, जिसने इतनी ज़्यादा मेंटल टफनेस शो की है, जो इससे पहले फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के पास थी और उसके बाद उनकी बहन फातिमा जिन्ना के पास थी और उसके बाद उनके साथी पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान के पास थी, जिनको गोली लगी, तो उन्होंने मरते वक़्त कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करे। और उसके बाद एक और सियासी लीडर मैं मानता हूँ उनको अपना-अपना ओपिनियन है, जो बहुत बड़ा लीडर था पाकिस्तान का और जिसका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था, वो था मुजीबुर रहमान, जिसकी पार्टी ने पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में एक फ़तह हासिल की थी। 100
60 नशिस्तें हासिल की थी 161 में से, और वो अजीम लीडर था पाकिस्तान का जिसने आखिरी वक्त तक मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश करता रहा और उस पर गद्दारी का मुकदमा दायर किया। फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत जिन्होंने शादी नहीं की, बहुत इल्ज़ाम लगाए इस माफिया ने, इन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान पे कंट्रोल जारी रखा हुआ है 60 साल से, उनको उनके अगेंस्ट गद्दारी का मुकदमा बनाया। जैसे आज इमरान खान के खिलाफ बना रहे हैं, इन्होंने गद्दारी का मुकदमा बनाया। इन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल किया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट शाया नहीं होने दी। इन्होंने फाउंडर ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद के लिए जो उनकी वैन थी उसको टाइम पर इमरजेंसी में नहीं लाया गया। एक कॉन्स्पिरेसी थी, उनको कोयटा में आइसोलेट किया गया और वो चीज़ें मंजराम पे नहीं आई। लियाकत अली खान का केस मंजराम पे नहीं आया जब बाहर की एजेंसीज ने और सीआईए ने उसको डिस्क्लोज किया, तो फिर इन्होंने भी बताया। बहरहाल उसमें सीआईए इन्वॉल्व थी, एजेंसीज इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान के कुछ वो ताकतवर हल्के भी इन्वॉल्व थे जो आज भी मुसल्लत हैं। इसके बाद फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, उनको इलेक्शन में हराया गया, उन पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। तो ये इमरान खान पे जो गद्दारी का मुकदमा बनाया है, ये हर उस शख्स की शख्सियत पे, लीडर पे इससे पहले बनाए गए जो पाकिस्तान के मुहिब वतन लीडर थे। हसन सोहरावर्दी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, उनके साथ भी यही हुआ और फिर उन्होंने अवामी लीग कायम की, जिसको फिर जिसके सदर फिर मुजीबुर रहमान बन गए और उन्होंने फिर कैंपेन चलाई, बांग्लादेश हासिल किया उन्होंने, मंशा पाकिस्तान टूट गया। आज इमरान खान एक लीडर ऐसा है आपके पास जो शायद मुझे कोई दूसरा नज़र नहीं आता, अल्लाह ना करे उसको कुछ हुआ तो कोई लीडर मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर बचाना है तो इसी किस्म के लीडर को पैदा होना था। और आप देखें, अल्लाह ताला खुद तो नहीं आता ना ज़मीन पर उतर कर अब फिजिकली अपने हाथों से कुछ करता हो, वो इंसानों के लिए भी ठीक करने के लिए किसी माशरे को इंसान ही पैदा करता है, असाइनमेंट देता है ऐसे लोगों को और उनको फिर वो ताकत देता है। तो आज आपके गिर्द इमरान खान है और आप देखें कि वो अकेला पूरी माफिया से लड़ रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, 150 केस एक आदमी पर बना दिए है। आप मतलब किसी को बदला लेने के लिए भी कुछ सेंस तो इस्तेमाल करो। लेकिन क्योंकि इस माफिया को, और ये माफिया जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि मैं उन सब ताकतवर हलकों का मैं बात कर रहा हूँ जो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं और पाकिस्तान को तोड़ने पे काबिज है। ये इन्होंने पहले भी तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल अगर पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कुछ होता है तो भी इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इनका मुल्क ही नहीं है। इनके बच्चों ने बाहर की नेशनलिटीज ली है, इनके बाहर असासे हैं और ये चले जाएंगे, भाग जाएंगे। जब देखेंगे कि ये हालात खराब हो गए, आप देखिएगा कि ये फौरन टिकट करा के भी चले जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान का वो एक भगोड़ा भागा हुआ है और उसका भाई जो वज़ीर-ए-आज़म जिसको बना के बिठाया हुआ है गैर कानूनी तरीके से, वो भी भाग जाएगा। तो दोहरे पैमाने हमें नजर आ रहा है। एक माफिया है जो हर वक्त पाकिस्तान की जजेस को गालियां देती है, पब्लिक गैदरिंग में गालियां देती है, कमरों में बैठ के गाली देती है, पार्लियामेंट हाउस में गाली देती है। तो इस वक्त पार्लियामेंट को इलीगल तरीके से, गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। 2 सूबों में, पाकिस्तान के जो बड़े सूबे हैं उसमें गैर कानूनी हुकूमत है। ये कोई जायज हुकूमत नहीं है। 90 दिन के लिए हुकूमत आई थी इलेक्शन कराने के लिए, वो गुजर गए। अब पंजाब की हुकूमत गैर कानूनी है, लिहाजा उनका हर अमल गैर कानूनी है और केपीके की भी ये सूरत हाल है। एक अदलिया है जो खड़ी हुई है इंसाफ देने के लिए और उस पर भी प्रेशर है। और आप देखें कि अल्लाह ताला का निज़ाम देखें आप, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे वो उसको कोई और रोक नहीं सकता। आप ये देखें कि ये एक हमारे लिए सबक है और अल्लाह ताला का एक मौज़ा है जो अल्लाह ताला ने दिखाया है उन लोगों के लिए जो ये बात समझ सकते हैं। इमरान खान को मैं बात कर रहा था कि रिमांड दे के 8 दिन पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उमर फारूक ने भेज दिया, उसको नैब के हवाले कर दिया और उनको बंद कर दिया एक कमरे में। उसके बाद चीफ जस्टिस दूसरे दिन ही एक्शन में आए और उन्होंने
एक्शन लिया और इमरान खान को बुलाया, उनको वीआईपी जो प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोटोकॉल होता है वो दिया गया, वो मर्सिडीज में लाया गया। उसकी वजह दो है मेरे नजदीक। एक वजह तो यह है कि जो अवाम ने ताकत शो की है और जिस जज्बे से और जिस ताकत से अवाम ने 3 दिन में जो हालात पैदा किए पाकिस्तान में, ये घबरा गए। और अब जज भी उससे पहले 2 दिन से गायब थे, कोई आगे हिकमत कोई आगे उनकी प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी, कोई फैसले नहीं आ रहे थे, जो आज भी नहीं आए 14 मई के इलेक्शन के हवाले से। तो आर्मी ने उनको दबाया हुआ था, लेकिन जब जजेस ने देखा कि आर्मी के जो जर्नल हैं उनके घरों के ऊपर ये खबरें आई नहीं है नाजरीन, जो क्वेटा में हुआ है, जो पेशावर में हुआ है, वो आए ही नहीं है। जो जहाँ पर आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के जो मकानात जलाए गए हैं, उनके जो ऑफिस हैं उन पे हमले किए गए। तो जब ये तो सुप्रीम कोर्ट भी जो डामाडोल हो रही थी, वो भी डर गए कि अब हमारा नंबर है और ये मॉब जो ये जो गुस्से जो लोग हैं, ये बर्दाश्त से इनके लिए बर्दाश्त से बाहर है। इमरान खान के ये प्यार में, उससे अट्रैक्शन में, उससे उसको फॉलो करने में, जो इमरान खान को मुर्शिद कहते हैं, उसके जो मेंबरान हैं पीटीआई के, ये छोड़ेंगे नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस ने भी फौरी तौर पे एक्शन लिया और कहा कि जी जो कुछ भी हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है, इमरान खान को अरेस्ट करने का। अब आप देखिए कि कितने शर्म की बात है नाजरीन, कितने शर्म की बात है। आपने देखा एक हाई कोर्ट, एक बड़ी कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इमरान खान को जो अरेस्ट किया वो कानूनी था और कानूनी तौर पे उसको बंद किया गया है और उसको नैब के हवाले कर दिया। उसी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने 2 दिन बाद जब हंगामे बढ़ गए, बुला के कहा है कि जो कुछ भी हुआ है इमरान खान के साथ वो गैर कानूनी हुआ है। तो कौन सही है? एक इस्लामाबाद की कैपिटल के चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहा है कि गैर कानूनी है और उसका फिर उससे बड़ी जज ये कह रहा है कि ये कानूनी गैर का, वो कह रहा है ये मैं मिक्सअप कर जाता हूँ इन चीजों को। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसने कहा कि ये कानूनी तौर पर अरेस्ट किया गया है। और जब 3 दिन हंगामे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, आर्मी के ऑफिसरों पे हमले होने लगे और लोग और भी करते हैं, अभी 3 दिन, अगर ये 4 दिन और नहीं करते तो इस वक्त पाकिस्तान पूरा जल रहा होता। इतना गुस्सा था आवाम को, इन्होंने भांप लिया कि क्या होने वाला है। तो फिर उसी कोर्ट को अप्रोच किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, गैर कानूनी ये किया गया है इमरान खान के साथ और इनको इनको इज्जत के साथ लाया जाए। और फिर इमरान खान को कूल डाउन करने के लिए जज साहब कहते हैं गुड टू सी यू। ठीक है, गुड टू सी यू कोई कहना बुरी वो नहीं है कि आप कोई फेवर दे रहे, महजिब माशरे में और इस तरह के लोग करते हैं। और कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब, उनकी ये बड़े मैनर्स वाले शख्सियत हैं और वो सबको ये इसी तरह बात करते हैं। अभी जब ये दूसरे पीडीएम के आए थे, वो ख्वाजा क्या नाम है उसका, वो और दूसरे, उसको भी उन्होंने बड़ी इज्जत से बिठाया। तो ये उनका अखलाक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको नोटिस किया जाए। लेकिन पीडीएम के जो चोर हैं, जो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ये समझ रहे हैं कि फेवर दिया गया है। फेवर नहीं दिया गया, उसका हक था, उसके साथ इंसाफ किया गया, अभी भी पूरा इंसाफ नहीं किया गया। फिर चीफ जस्टिस ने उसी कोर्ट को मैं भेजा वापस और कहा कि आप कल 11 बजे जाके पेश हों। इसका मतलब ये हुआ कि बिहाइंड द सीन इन्होंने बैठ के सोचा कि क्या हो रहा है। अगर आप डॉट से डॉट मिलाए तो बात पता चल जाती है। इसका मतलब है पहले हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से बात हुई, इन्होंने कहा कि आप क्या करें, इन्होंने कहा इसको रिवर्स करो वरना हंगामा बहुत होंगे और हमें भी आके लोग मारेंगे। लोग इतने इश्तियाल में थे और होता है ऐसा। तो खैर अच्छा किया है कि बचा लिए, हालात को कंट्रोल कर लिए और इमरान खान के साथ जो आपने देखा उसको इज्जत से छोड़ा गया। लेकिन फिर भी जो ये माफिया है और इसका सबसे बड़ा जो गैंग लीडर है, कातिल है राना सनाउल्लाह, उसने फिर भी आखिर वक्त तक चाहा कि आईजी के साथ मिलकर इसको बाहर निकाल के बंद किया जाए और मारा जाए। लेकिन इमरान खान ने जिस जवामर्दी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला की सपोर्ट उसके साथ थी, उसका ईमान बड़ा पक्का है कि वो फिर उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। और किस तरह से उसको छोड़ा गया आपने सुन ही लिया होगा, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। और वो फिर जमान पाक पहुंच गया और अब उसने
आवाम से तकरीर करके बहुत सारी बातें बता दी और बहुत सी वो बताएगा। अब हमें ये चाहिए, मुहिब वतन पाकिस्तानियों, अगर हमने पाकिस्तान बचाना है तो हम सब ने अपना अपना हिस्सा जो हम कर सकते हैं वो उसमें डालना है। इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान बचाना है तो इमरान खान को आपने हिफाजत के साथ पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसको देनी होगी, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना होगा मेजॉरिटी के साथ, ताकि पाकिस्तान की इकाई को कायम रखा जा सके। क्योंकि जो ये चोर उचक्के डकैत जो बैठे हुए हैं ये सिंध में और बाकी जो इस्लामाबाद में, ये सब चोर उचक्के डकैत है। एक तरफ ये कह रहे हैं इमरान खान ने बलवाई बुला के और हमले किए और ये और वो फलाना ढिमका, दूसरी तरफ वो एक फ्रॉडी मुल्ला, वो मौलवी नहीं है, फ्रॉड है वो कोई इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहा, वो फ्रॉड है, वो ब्लैकमेलर है, वो आर्मी को ब्लैकमेल करता है। उसने अपनी एक फोर्स बनाई हुई है डंडा बरदार। वो कह रहा है कि हम पीर को जाके, यानी कि कल डी चौक में हम हमला करेंगे, कोर्ट के ऊपर एजिटेशन करेंगे, और ये सब मिले हुए हैं ये। और वजीर आजम वो जाली फ्राडिया जो है उस पर कोई बयान नहीं है, कोई इनका पीडीएम वालों का बयान नहीं है। और फिर वो एक और कनिंग कुरुक, एक फ्रॉडिया जरदारी ये कह रहा है कि जी पीडी इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसमें हम तो खिलाफ है धरने के। यानी कि कभी ये पीडीएम के मेंबर बन जाते हैं, कभी ये हुकूमत के तर्जुमान बन जाते हैं, कभी ये अपनी पार्टी के। ये सारा ड्रामा करके इस पाकिस्तान को बेचने के चक्कर में, टुकड़े करने के चक्कर में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया में जलील कर रहे हैं। इनसे हिसाब किताब करके इनको पाक करना होगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तानियों, अब ये जंग शुरू हो चुकी है, अभी तो शुरू हुई है, और भी आपको टेस्ट देने होंगे। और इमरान खान ने साफ तौर पे कहा है, हालांकि मैं इससे जाती तौर पे एग्री नहीं करता, क्योंकि डंडे की कौम है ये जो माफिया है। जब तक ये होता है ना कि ये वो कहते हैं कि जो लातों के भूत है ना वो बातों से नहीं जाते, ये लातों के भूत है, ये लातों से ही जाएंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान एक लीडर है और लीडर को यही कहना चाहिए कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कब तक? मुजीबुर रहमान ने आखिरी वक्त तक कहा कि देखो हमें तंग ना करो, ऐसा ना हो कि एक वक्त आए कि मेरे हाथ से जो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम है वो निकल जाए, मेरे कंट्रोल से आउट हो जाए और फिर पाकिस्तान टूट जाए। फिर जो होगा वो आप देखेंगे। आज वही सिचुएशन है, बिल्कुल वही सिचुएशन है। इमरान खान ये कह रहा है और कहता रहा है कि देखो एजिटेशन पे ना हमें भड़काओ। अब क्या होगा, और जुल्म होगा, दोबारा इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा। इमरान खान की फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो लीडरशिप है सबको बंद किया हुआ है, 3-4 हजार लोगों को बंद किया हुआ है। देखें आप क्या इन्होंने जुल्म किया हुआ है। इमरान रियाज खान को गायब कर दिया दोबारा। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कोई अभी कंफर्म नहीं है कि वो कोमे में चला गया, उसको इतना टॉर्चर किया है। वो आफ्ताब इकबाल, हालांकि वो जर्नलिस्ट था, क्राइम रिपोर्टर से उसने स्टार्ट किया, लेकिन अभी तो वो एंटरटेनमेंट शो करता है। एक उसमें सियासी सेगमेंट्स भी होते हैं, तंजिया एक प्रोग्राम है, उसको उठा के बंद कर दिया सिर्फ इसलिए है कि वो रिपोर्टिंग करने गया था, वो फिल्मिंग के लिए गया था, जो ये एजिटेशन हो रहा था। कोर कमांडर पंजाब के उसको जानबूझ के ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये कायदे-ए-आज़म को गालियां देने वाले कि जी वो जिना हाउस। और वहां के जो कोर कमांडर थे, क्या नाम था उनका, फयाज गनी मेरे ख्याल है, उसने कहा कि भाई अवाम को जब अवाम आई उसने कहा आ जाए, जो करना है करें आप, मैं आपके जज्बात समझता हूं। उसका ट्रांसफर कर दिया और झूठ बोल रहा है आईएसपीआर के जी कोई हमारे अंदर आर्मी में कोई इख्तलाफ नहीं है। शदीद इख्तलाफ हो गए, क्योंकि जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल के ऑफिसर हैं वो बहुत शदीद गुस्से में हैं, क्योंकि ये जो जर्नल 2-3 ऊपर बैठे हुए हैं। और नाज़रीन ये ज्यादा लोग नहीं है, ये हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, सोल्जर्स, और हमने आर्मी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे ही पैसों से आर्मी चलती है, सरहदों की उनको हिफाजत करनी है। ये 3-4 जो ऊपर बैठे हैं इनको साफ करने की जरूरत है। इन्होंने पूरी आर्मी को यरगमार बनाया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान को यरगमार बनाया हुआ है, और इन फ्राडियों के थ्रू तो आपने हिम्मत से काम लेनी है। जो ओवरसीज में पाकिस्तानी है उन्होंने मैसेजेस डालने हैं,
आप जिस तरह से भी आपसे बन सके, हो सकता है कि आप क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है तो आप कैमरे के सामने वो बात नहीं कर सके, तो आप लिख लें। आपने, मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप देखें, इसका इलाज ये है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि आजकल हर एक के पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे बैठें, लिख लें पहले से। अगर आप नहीं बोल सकते ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं नहीं करता, ना कोई स्क्रिप्ट होता है, मैं बैठ के बात कर देता हूँ और फिर नोट कर लेता हूँ। ज़ाहिर एक तजुर्बा है मुझे। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों लाखों में ये मैसेज आपको सोशल मीडिया पे डालने चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हमें मौका है, यहाँ पर कोई इंटरनेट सभी का प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे हम ये मैसेज डाल सकते हैं, ट्विटर पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। ये आप कंटिन्यू करें, आप घबराएँ नहीं आप, मैं भी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, पाकिस्तान के हालात सही होंगे तो हम चले जाएँगे पाकिस्तान, नहीं भी जाएँगे तो हमें पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है। हमारे भाई-बहन, माँ-बाप, हमारे ख़ानदान के लोग, पाकिस्तानी आम, वो भी हमारा ख़ानदान है, वो तो है ना, उनके लिए इस पाकिस्तान को बचाना है। आप जितने ह्यूमन राइट्स के ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वो सबको अपने-अपने मैसेज बनाकर इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी हो सके आपसे, अगर इंग्लिश में बनाएँ तो अच्छा है, उसको लिख लें, लिख कर आप पढ़ दें उसको। वो आप कंटिन्यूअस करते रहे। जिस दिन से ये हो रहा है, मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे ये व्लॉग करूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ एक ये कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कि आपको मैं मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी इस तहरीक में शामिल हूँ, पाकिस्तान की तहरीक में। पीटीआई का तो अपना जो उनका एजेंडा है, वो ठीक है, लेकिन वो भी इस वक़्त पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि आप लोग ये मुस्तकिल करते रहें। अभी हालात कंट्रोल में नहीं आए हैं, अभी इनका फर्दर प्लान है, ये फिर अटैक करेंगे। आप देखें इमरान रियाज़ खान के साथ क्या किया इन्होंने। खैर आफ्ताब इकबाल अब छोड़ दिया। सारे पाकिस्तान के जो जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो इस वक़्त जेल में है। मूवमेंट चलाने के लिए कोई है नहीं और जिसको भी ये समझ सकते थे, जिसकी भी लिस्टें थी, उन सबको 4-5 हज़ार लोगों को बंद कर दिया है। अब आगे की सुने आप, जो मुझे इत्तलात मिल रही है वो ये है कि इनका पूरा प्लान है कि पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान को दोबारा बंद किया जाए, फिर मज़ीद झूठे केस बनाए जाएँ और अब केस ये बनाएँगे कि जी आर्मी के कोर कमांडर्स पे घरों पर हमले किए गए। गद्दारी का तो उन्होंने नाम सुना हुआ है, क्योंकि ये खुद गद्दार हैं। ये गद्दारी के मुकदमे क्यों बनाते हैं कि ये खुद गद्दार हैं। ये खुद गद्दार हैं ये। तो आपने खड़े होना है, कुर्बानी देनी है तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने बच्चों को आपने मैं बहुत सारी मेरे पास क्लिप्स आए जो मैं पोस्ट नहीं कर सकता था। ज़ाहिर है कि वो इतने इनह्यूमन है, वो इतने गैर इंसानी तरीके से लोगों को मारा है। एक 21 साल का नौजवान अपने बाप के साथ एजिटेशन में था, उसको गोली मारी सीने यहाँ सर में और वो गिर गया, उसका बाप उसको उठा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे भी मार दो गोली, हम शहीद होने आए हैं इस पाकिस्तान के लिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, हम आराम से अगर बैठे हुए तो सोचें कि इस वक्त तक जो खबरें आ रही हैं, 40, कोई कह रहा है 45 और कोई कह रहा है 70 लोग मारे जा चुके हैं, जिनको गोलियां मारी हैं सरों में, सीधी सीधी। और जाहिर है कि ये काम जो है रेंजर्स का है, वो ही इतनी प्रोफेशनल तरीके से गोलियां मार सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ है केपीके में, क्वेटा में, और ये चाहते हैं कि ये और हो, क्योंकि इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ना था, इनको पता था क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि होने दे जो हो रहा है। जबकि 2 एक जनरल भाग भी गए थे नेपाल के, हम नहीं कर हथियार डालेंगे। 90,000 फौज के से वो न्याजी ने, जिसको इन्होंने टाइगर कहा, टाइगर न्याजी, उसने हथियार डलवाए 90,000 फौजियों को। उनका क्या कसूर था? और फिर भुट्टो क्योंकि मिला हुआ था, वो मशरक़ी पास इंदिरा गांधी के साथ बैठकर ये बड़ा कारनामा समझ रहा है कि जी मैं 90,000 फौजी वापस ले आया। ओ भाई, तुमने तो उनको हथियार डलवाए थे। दुनिया की तारीख में 90,000 फौजियों ने हथियार नहीं डाले, बताएं मुझे। जब ये बात करते हैं तो इनको आग लग जाती है कि हम खिलाफ हैं। और अगर कोई ये बात करता है, हकीकत बताता है, तारीखी चीजें बताता है, तो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि ये गद्दार है पाकिस्तान का। अगर कोई फौज के खिलाफ बात करता है तो पाकिस्तान का गद्दार कैसे हो गया भाई? कैसे गद्दार हो गया पाकिस्तान का? और अगर कोई बात कर रहा है तो उसको देखो कि क्यों कर रहा है, रेक्टिफाई करें उन चीजों को। हमें पता है, जहां मैं पैदा हूं, मेरे घर के पास छावनी थी, हम बड़ी इज्जत करते थे अपने
स्कूल के कॉलेज के टाइम में फौजियों के जाके इनके नुमाइशी 6 सितंबर को जो प्रोग्राम होता था उसमें जाते थे, वहां पर हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे, नारे लगाते थे फौजी भाई जिंदाबाद के। आज भी करते हैं लोग। किसी पाकिस्तान के अवाम को कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है कि फौज की अहमियत कितनी बड़ी है मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, और वही करना चाहिए उनको। लेकिन ये कुछ जर्नलों ने हाईजेक किया हुआ है फौज को, और जब उनके खिलाफ बात करता है कोई आकर निर्भय तरीके से, कोई सहाफी, कोई तजिया निगार, तो कहते हैं ये गद्दार है। ये कैसे गद्दार हो गया? ये अगर एक जर्नल के खिलाफ बात कर रहा है तो पाकिस्तान का गद्दार कैसे हो गया वो? तुम पाकिस्तान हो? तुम पाकिस्तान नहीं हो। तुम्हें पाकिस्तान की चौकीदारी का काम दिया गया है, जो तुमने नहीं किया ठीक से। तुमने पाकिस्तान की चौकीदारी नहीं की। तुम सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड हो, सरहदों में हिफाजत करनी है, जो तुमने नहीं की। मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ दिया तुमने, और आज तुम इमरान खान के पीछे लगे हुए हो। किसकी सजा दे रहे हो उसको? इसलिए कि उसने अपने शुरू से अपने क्रिकेट के दौर में और फिर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। आज हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलियन से मिलते हैं तो पाकिस्तान का तारुफ कराते हैं, तो उनको बताते हैं कि पाकिस्तान, यू नो इमरान खान? वो कहते हैं यस, ही वाज अ लेजेंड क्रिकेटर, एवरीवन नोज इमरान खान। उसने पाकिस्तान का नाम ऊपर किया, आप उसको ये सजा दे रहे हो? लानत नहीं है आपके ऊपर? तो फिर आप कहते हो कि ये आम जो है ये फौज के जगहों पर, ऑफिस पे, कोर कमांडर पे हमले क्यों कर रही है? इसकी जिम्मेदार आप लोग हैं। ये आप लोग ने अवाम का पैमाना यहां तक पहुंचा दिया है कि उनको कोई चीज नजर नहीं आती। तो अगर फौज को लोग मारेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं आप? कोई मुहब्बतन पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानी इमरान खान के खिलाफ टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करेगा। इमरान खान को मार दिया तो पाकिस्तान उल्टा हो जाएगा। लोग आपके बैरकों में जाके, छावनियों में जाके मारेंगे। लिख ले मेरी बात। ये क्योंकि ये पाकिस्तान में हो चुका है, ये 70 में हो चुका है। ये वहां से हथियार डाल के भागना पड़ा फौज को। क्या वो फौजी जिम्मेदार थे? उनको तो पता ही नहीं था, वो तो लड़ रहे थे। अचानक कहा कि हथियार डालना है, 2-3 जर्नल उसने नहीं माना, वो भाग गए नेपाल। उन्होंने कहा हम नहीं डालेंगे। क्यों हथियार डालते? हम लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। बजाय इसके कि इमदाद पहुंचाई जाती, बात की जाती दूसरे ममालिक से, क्योंकि एजेंडे में था पाकिस्तान तोड़ दो। आज बनते हैं कि जी अवाम को कहते हैं कि वो गद्दार है, आप इमरान खान को कहते हैं गद्दार है, आपको शर्म नहीं आती? उस शख्स ने, आप देखें कि कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है आगा खान का, उसकी ये शौकत खानम का कैंसर अस्पताल में कितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं? उससे बड़ा हॉस्पिटल शौकत खानम का कराची में बन रहा है। ये कराची के जो माफिया है, कराची की पीपल्स पार्टी और अल्ताफ हुसैन के एमकेएम, इन्होंने क्या कोई ऐसा काम किया सिवाय पेट भरने के अपने, सिवाय पेट भरने के अपने? और कराची के शहरी हल्कों के जो लोग हैं, जो मैं बार बार कहता हूं सबसे बड़ा इनके ऊपर ये जराइम में मुलव्विस है, जो इस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं बैठकर, ये मुलव्विस है इसमें। और आज भी इनके लीडर, वो खामखा के लीडर हैं, जाहिल है वो, उनको कुछ नहीं पता। इनको बिठा के एक पर्चा दो और कहो कि लिखो इस पे एक लेटर, नहीं लिख सकते, ये सब जाहिल। आज बैठ के असेंबली में बोलते हो कि हम नवाज शरीफ के साथ हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने माँ बाप की बेइज्जती कराई है, उनकी कुर्बानियों को तुमने रायगा किया है, जलील कराया है। तुम्हारे माँ बापों ने कुर्बानी दी थी इसलिए कि तुम जाके उसको बेचो, उनकी कुर्बानियों को बेच के रकम हासिल करो। और दूसरे फिर ये गुंडा, जिसका बाप हाकिम अली जरदारी ने बैठ के टीवी पे कहा कायदे के लिए उसने तो मतलब गलत बातें की उसने बैठकर, और इसी जरदारी ने कहा कि हम इस फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे। कहा है नहीं कहा? तो गद्दारा बोल रहे हो इमरान खान है? कितनी दफा गालियां दी हैं नवाज शरीफ ने स्टेज पे खड़े होकर आर्मी को, आप बोलो गद्दार इमरान खान है? उसकी बेटी मरियम नवाज क्या कुछ नहीं कहती वो जर्नलों को? कितनी वीडियो उसने बनाई है इनकी? तुम बेगैरत सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम्हें वो बेगैरती मंजूर है? क्या इमरान खान ने कोई वीडियो रिलीज की है? वो एक खातून है, उसको शर्म नहीं आती? वो वीडियो की बातें करती है नंगी, वो इस तरह की बातें करती है,
ये तुम्हारे बाप ने तरबियत दी है, फराडिये ने। और फिर ये कहते हैं फौजी, और फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं आवाम से भाई? क्या उम्मीद रखते हैं? अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपने किए पे शर्मिंदा हो, आवाम को इज्जत दें, आवाम आपको इज्जत देगी। आप छोड़ देंगे, अगर आपको इज्जत नहीं देंगे, आप जबरदस्ती आवाम से इज्जत करवा लेंगे। इमरान खान मना भी करेगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। कोई बेवकूफ नहीं है। आज का नौजवान जो 60% है पाकिस्तान का, वो सब समझता है, वो पाकिस्तान की तारीख भी जानता है। हमें वो तारीख बताने वाले, हमने स्टडी की है। और मैं अपने व्लॉग में अक्सर ये बात रिपीट करता हूं, क्योंकि रिपीट करना पड़ेगी। मशरकी पाकिस्तान को अलग करने में यही कुछ हुआ था। उस वक्त भी कुछ, उस वक्त हिंदुस्तान से मुक्ति बाहिनी के थ्रू लोगों को ट्रेंड करके फौज के सामने खड़ा कर दिया। 10 लाख बंगालियों को मारा, उसमें ज्यादा मारने वालों में मुक्ति बाहिनी के लोग थे जो इंडिया से आए थे। बंगालियों ने नहीं मारा था। लेकिन फिर होता है ऐसा, और यहां पर भी ये होगा। जब यहां पर और हालात खराब होंगे तो लोग, आम आवाम तो एहतजाज करेगी, और उसके अंदर फिर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट अफगानिस्तान से और रॉ से और सबसे आके वो अटैक करेंगे आप पे, आपको मारेंगे, और आप बोलेंगे आवाम कर रही है। यही तो हुआ था मशरकी पाकिस्तान में, और यही तो हुआ है 3 दिन में। किसी पीटीआई के किसी, क्या कोई कोर कमांडर के ऊपर हमला करने के लिए अपने बच्चों को, औरतों को साथ लेके जाएगा? शर्म नहीं आती आपको? कैसे आप आर्मी के चीफ बने हुए हो, कैसे आप आईएसआई के, आप दुनिया को कैसे हैंडल करोगे? आपको तो ये बेसिक्स नहीं पता, या पता है तो फ्राई हो। आप समझते हो कि कौम को मारना ऐसा है जैसे कि कुत्ते बिल्लियों को मार रहे हो आप आवाम के, याद रखो, आवाम के पैसे से आपको एक सिक्योरिटी की जॉब दी गई है। जब हम फंक्शन करते हैं तो हम सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं ताकि हंगामा नहीं हो, वो औकात है आपकी। लेकिन लोगों ने हमेशा आपको इज्जत दी है जिसका आपने नाजायज फायदा उठाया, जिसकी वजह से आपने मशरकी पाकिस्तान अलग करवाया। और फिर देखिए, एक एक पाकिस्तान तहरीकी साथी कायद-ए-आज़म का, मुहिब वतन, उसको कहा क्या गद्दार हैं आप, उसको कहा आप गद्दार हैं। तो फिर क्या हुआ? उसके अपनी अवाम जो उसके फॉलोअर्स थे अवामी लीग के, उन्होंने भी नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं, हम तो मारेंगे इस फौज को। और फिर इंडिया ने उनका साथ दिया, इंडिया की फौज ने अटैक किया, वो आगे मशरकी पाकिस्तान में, और सरेंडर करवा दिया। यही चाहते हो आप? जूते पड़ेंगे आपको। अफगानी शर्म की बात है कि अफगानिस्तान की क्या है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट खुद उनकी अनस्टेबल गवर्नमेंट है। उनका बयान आ रहा है ऑफिशियल कि हम पाकिस्तान के हालात पे बड़े, हमें तशवीश है अफगानिस्तान की हुकूमत, वो रीजन बना रहे हैं अभी। मेरी बात सुन ले आप लोग, तमाम मेरे नाजरीन सुन ले आप। मैं जो बातें करता हूं वो आप पता नहीं उसकी, ये मेरी पूरी व्लॉग देखते हैं नहीं, वो साबित होती है आगे जाके सही। मैं कड़ियां मिलाता हूं। आज अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है उसने ये बयान किया कि हमें पाकिस्तान के हालात पे तशवीश है। ये वही बयान है जो इंडिया ने दिया था जब एजिटेशन हो रहा था मशरकी पाकिस्तान में, कि हमें मशरकी पाकिस्तान के जो अवाम है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर तशवीश है। और वो एक ग्राउंड हमवार किया जा रहा था मशरकी पाकिस्तान पे अटैक करने का, जो हुआ। अब अफगानिस्तान से ऐसे बयान आ रहे हैं, और अब इंडिया से भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी वक्त है। मैं उन फौजी जर्नलों से, और ये आईएसआई और आईबी और ये फौज के जो जर्नल हैं, मैं फौज और कोई भी फौज, आम फौजी की बात नहीं कर रहा इस वक्त, नहीं करता, क्योंकि वो तो बेचारे मजलूम है, वो तो मारे जाएंगे खामा में आवाम के साथ जब दूसरा मुल्क अटैक करेगा। और रेडी है वो लोग, सिर्फ खेल चल रहा है थोड़ा सा, और ये चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि इनसे वादा किया गया है कि एक को पंजाब मिल जाएगा, एक को सिंध मिल जाएगा, एक को बलूचिस्तान में उधर दे देंगे, और अफगानिस्तान जो है वो केपीके में। ये एक ऐसा प्लान बनाया गया है जो मुश्किल नजर आता है। लेकिन जब गद्दार आपके साथ में हो, जब आपका सिक्योरिटी गार्ड आप पे गन लेके खड़ा हो जाए खुद कि मैं घर का मालिक हूं, तो क्या करोगे आप? फिर घर उजड़ने में देर नहीं लगती। ये मेरी कहना है। लिहाजा आप लोग जो है वो ये सोचे कि अभी
मरहले बाकी हैं, खेल खत्म नहीं हुआ, हमें खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान पे बहुत मुश्किल वक्त है, अभी केसेस तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को उठाएंगे पंजाब से। ये चाहते हैं कि फौज जो है उसको उसको जवाब मिले कि वो आवाम को मारे, और ताकत से, कभी ताकत से मसले हल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने मसले हल करने नहीं है ना भाई। मसले हल करना चाहते तो ये सब समझते थे, ये समझते हैं ये, तो लिहाजा, लेकिन अब दौर बदल गया है। ये 70 नहीं है, ये 2023 है। आपने 3 दिन 4 दिन उन्होंने इंटरनेट बंद करके अरबों रुपए का, करोड़ों डॉलर का नुकसान किया है आईटी इंडस्ट्री का। जो बेचारे आम लोग, घरों पे नौजवान आईटी हाउसेस बना के काम करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं बाहर से, उनका नुकसान किया है। जो आजकल ये राइडर्स हैं, जो फूड डिलीवरी वाले हैं, हजारों नौजवान शहरों के, पंजाब के और केपीके के, उनको 3-4 रोज रोजी उनकी नहीं मिली। जो डेली राइडिंग करके, फूड डिलीवरी करके अपना घर चलाते हैं नौजवान। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने 4 दिन के अंदर करोड़ों डॉलर का नुकसान कर दिया इन्होंने। 300 रुपए से क्रॉस कर गया डॉलर। ये बेगैरतों को देखो बातें क्या कर रहे हैं। और तो फिर कहते हो कि ये दहशतगर्द है जो ये फौज पे हमला कर रहे हैं। अरे भाई, अभी तक तो जो इसमें एलिमेंट घुसे में एंटी पाकिस्तान के, जो पीडीएम के वाले लोग ये करवा रहे हैं। पीटीएम का नाम, पीटीआई का नाम लेके, ये पीडीएम के जो, ये मौलाना फजल रहमान के जो दहशतगर्द हैं, जिसके बाप ने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हुए, और वो जरदारी के बाप ने बेटा कादिर को बुरा भला कहा। ये सब एंटी पाकिस्तानी है, इनको हिंदुस्तान से एड मिलती है। आप जरा हिंदुस्तान का टेलीविजन देखें, आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं। और उसका फराडिया का बेटा, हराम खा के आपने जवान किया अपने बेटे को, उसने जाके कितनी बेइज्जती कराई है पाकिस्तान की। उन्होंने पूरा कैश किया बेइज्जती करने में पाकिस्तान की। जाहिर है कि आजकल मीडिया है, सब देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हालात बहुत खराब है। और अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के बॉर्डर दोनों तरफ से अगर जंग हुई, तो आप देखिएगा तुम्हारा हाल क्या होता है जर्नलों का। लटकाया जाएगा तुम्हें। हो सकता है अवाम को छोड़ दें वो, लेकिन अवाम तो महकूम हो जाएंगे ना, और आप लोगों को टांग के मारेंगे। फिर आपको पता चलेगा कौन कितना ताकतवर है। ये मैंने आपसे बात करनी थी। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करूंगा। उम्मीद है आप मेरा पूरा वीलॉग देखेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे। मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं करता बात, जो मेरे दिल में होती है मैं बात कर देता हूँ, और ये ख़त्म होती है फिर मैं लोड कर देता हूँ। ना मैं इसमें कोई एडिटिंग करता हूँ। जो मेरे दिल के एहसासात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामिद व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।